चिदम्बरम जी घपले करते रहते हैं। अब बात आई एक एनडीटीवी वाले इशू की। तो 2005 में एनडीटीवी के प्रणव रॉय को हमारे एक चीफ कमिश्नर थे कैप्टन रमेश मिधा, वो एनडीटीवी के इंचार्ज चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने बुलाया और बात बात में वो ये कह गए कि मिस्टर रॉय आप टैक्स चोरी कर रहे हैं और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं। प्रणव रॉय साहब उठ के खड़े हो गए, अपने कागजात वगैरह समेटे और कमरे से बाहर चले गए। जाते जाते कहा कि मिस्टर मिधा, आपको अफसोस होगा ये बात कहने का। 2-4 दिन में चिदम्बरम साहब ने मिधा साहब का ट्रांसफ़र कर दिया, खड्डे लाइन पोस्ट जो कहते हैं उसमें। आशीष अब्रोल ने शुरुआत में फ़ोन एनडीटीवी वालों का टैप किया था और इस बात की रिकमेंडेशन की, अनुशंसा की कि एनडीटीवी में सर्च किया जाए। तो आशीष अब्रोल को सर्च नहीं करने दिया गया, तो वो सुनने के लिहाज से, जस्ट बोरियत करने के हिसाब से, वो नियर राडिया के फ़ोन भी सुनने लगे और जिसमें फिर वो राडिया टेप्स की सारी कहानी हुई। आशीष अब्रोल को भी चिदम्बरम ने बहुत परेशान किया। एक लड़का रजनीश यादव था, उसने एनडीटीवी में इंक्वायरी करने की कोशिश की, उसको भी परेशान किया। मैंने शुरुआत की तो मेरे साथ भी सब कुछ किया, मुझे पागल तक करार करवा दिया। तो सवाल ये उठता है कि चिदम्बरम साहब को एनडीटीवी से इतनी हमदर्दी क्यों होती है? उनको खुलेआम चोर कहा जाता है, उसका बुरा नहीं मानते, लेकिन एनडीटीवी में कोई कुछ कर दे तो चिदम्बरम साहब के पेट में दर्द होने लगता है। तो चिदम्बरम साहब बता दें कि एनडीटीवी से उनके इस विशेष प्रेम का राज क्या है। तो राज ये है कि जो पैसा चिदम्बरम साहब घूस में लेते रहे, उसका एक हिस्सा एनडीटीवी ने मनी लॉन्ड्रिंग करके, हवाला के जरिए ये मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको लॉन्डर किया है। अब बात आती है पेपर ट्रेल की। तो पेपर ट्रेल अभी डायरेक्ट तो लिंकअप करने के लिए नहीं है, जैसे दयानिधि मरान केस में है कि एयरसेल मैक्सिस का जो मैटर था वो दयानिधि मरान ने डील किया और दयानिधि मरान के भाई कलानिधि मरान की कंपनियों में शेयर के पैसे आए, ऐसा सीबीआई ने अपने चालान में सीबीआई कोर्ट में कहा है। ट्रायल है, जो सच होगा उसका कोर्ट फैसला करेगी। तो इस तरह का नेक्सस अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि नेक्सस है नहीं, कारण यह है कि इंक्वायरी नहीं करने दी जाती है। अगर इंक्वायरी करने दी जाए, अगर निष्पक्ष जांच हो, तो चिदम्बरम साहब और उनके परिवार के लोगों के डायरेक्ट नेक्सस भी मिलेंगे एनडीटीवी से। एनडीटीवी का अभी तक हम लोगों को पता है $427 मिलियन की लॉन्ड्रिंग का हिसाब किताब पता है। 5 ट्रांजैक्शंस हैं। पहला $20 मिलियन का है। आज के दिन में इंग्लैंड जो है वो एक टैक्स हेवन है। इंग्लैंड का जो उनका इनकम टैक्स एक्ट है 2007 का, उसमें अगर इंग्लैंड में आप पैसा लाते हैं तो कहीं से भी लाएं, वो नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं और पैसे का रंग क्या है, पैसे की नस्ल क्या है। हमारे यहाँ पूछा जाता है, हम टैक्स हेवन नहीं हैं। तो $20 मिलियन वहाँ एनडीटीवी नेटवर्क पीएलसी में एनडीटीवी ने जमा कर लिया, ये कह के कि कुछ लोगों ने ये पैसे लगाए। आज तक नहीं बताया कि ये लोग कौन थे जिन्होंने $20 मिलियन दिए। $20 मिलियन उस जमाने में भी बहुत बड़ा अमाउंट था, 100 करोड़ रुपए के आसपास था। क्यों दिया, उसके बदले में एनडीटीवी ने उनको क्या दिया, कुछ अता पता नहीं। बस लोग $20 मिलियन दे के भूल गए। दूसरा ट्रांजैक्शन था $100 मिलियन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और केमन आइलैंड से जमा किए गए। वहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के थ्रू ये पैसा आया है। एनडीटीवी ये नहीं बताती है कि एक्चुअल अकाउंट होल्डर्स कौन है जिनके अकाउंट से पैसा आया है, और चिदम्बरम साहब उसमें इंक्वायरी नहीं होने देते हैं।
मेरी राय ये है कि वो पैसा $100 मिलियन और किसी का नहीं है, चिदम्बरम साहब का है और उनके बेटे के उन अकाउंटों से जिनसे पैसा आया है डायरेक्ट लिंकेज हैं। क्योंकि 2009 में मैंने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट 1850 में इस एनडीटीवी घपले की, चिदम्बरम के घपले की इंक्वायरी करा दी जाए। मेरी रिट तो खैर डिसमिस कर दी दिल्ली हाई कोर्ट ने, 20,000 रुपये का कॉस्ट भी लगाया जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ किया। तो चिदम्बरम साहब उसके बाद घबरा गए कि उनका लिंक क्लियर हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, तो उन्होंने एनडीटीवी को कहा है कि इसको बंद करो। तो एनडीटीवी ने $135 मिलियन को $72 मिलियन में रफा दफा कर दिया। एनडीटीवी का जो घपला था वो इससे भी क्लियर है कि $100 मिलियन का स्टेप अप कूपन सेल का और बॉन्ड सेल का उन्होंने लिया था, उसके बदले में गारंटी दी थी $40 मिलियन की। तो वो कौन बेवकूफ़ लोग थे जो $100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे थे $40 मिलियन के गारंटी के अगेंस्ट। मतलब ये हुआ है कि अगर एनडीटीवी पेमेंट नहीं करता या जिस कंपनी में पैसा आया था उसमें पेमेंट नहीं होता तो एनडीटीवी सिर्फ $40 मिलियन देता, तो $60 मिलियन तो शुरू में ही गायब हो गए। तो वो घपला है और उसमें अगर इंक्वायरी करने दी जाए मुझे या किसी भी अच्छे सिंसियर और सीरियस ईमानदार अफसर को, तो $100 मिलियन चिदम्बरम साहब के दरवाजे पर पहुंचेंगे। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन है $150 मिलियन का। एनडीटीवी ने सब जगह कहा कि जी ने पैसे दिए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी खोज के निकाला है कि पैसा जी ने नहीं दिया था, पैसा बरमूडा के एक ब्लैक मनी अकाउंट से आया था। एनडीटीवी वाले झूठ बोल रहे थे। वो जो पैसा है मेरी जानकारी के हिसाब से वो क्रिश्चियन लॉबी का पैसा है। गुजरात में अभी जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जब गुजरात में 2003 में ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते थे तो एक एक्ट पास किया गुजरात सरकार ने जिसका नाम है द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003। उस एक्ट में यह है कि आप ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, और अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो उसके लिए उसको कलेक्टर को बताना पड़ेगा, कलेक्टर उसकी इंक्वायरी कराएगा, और अगर कलेक्टर को लगे कि राजी खुशी से हो रहा है तभी वो धर्म परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके वजह से जो क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्जन करा रहे थे गुजरात में, खास करके डांग आदिवासियों का, वो इनका बंद हो गया। तो उसकी वजह से क्रिश्चियन लॉबी जो थी वो उस समय के मुख्यमंत्री जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको परेशान करने के लिए, उस समय के गृह मंत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको परेशान करने के लिए इन लोगों ने एनडीटीवी को खड़ा करके, चूंकि एनडीटीवी के मालिक खुद एक प्रैक्टिसिंग कैथोलिक क्रिश्चियन है, प्रणव रॉय जो हैं, उनका पूरा नाम प्रणव जेम्स रॉय है, वो कैथोलिक क्रिश्चियन है, तो इन लोगों को खड़ा किया गया था। गुजरात में मुसलमानों से किसी को कोई मतलब नहीं था, मुसलमानों को तो बहाना बनाया गया और बहाना बना करके ये था। तो ये $150 मिलियन इसके लिए दिए गए और उसको लाने के लिए ये साजिश रची गई, जो आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विवेक मेहता जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के, उनके जो ईमेल हैं प्रणव रॉय और लोगों के साथ, उससे वो क्लियर हो जाता है कि उसमें वो बिल्कुल छटपटा के कह रहे हैं कि भाई बाकी मुसीबतों का जिक्र मत करो, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई हैंडल मत दो, नहीं तो मारे जाओगे। तो ये पूरी साजिश थी, ये साजिश का हुआ। तीसरा ट्रांजैक्शन है $117 मिलियन का। एनडीटीवी के पास एक चैनल था, एनडीटीवी इमेजिन। इस चैनल को इन लोगों ने $117 मिलियन में बेच दिया। कुछ दिन बाद जिन्होंने चैनल खरीदा था वो बंद करके चुपचाप वापस चले गए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं पूछा कि $117 मिलियन जो तकरीबन 600 करोड़ रुपए बनते हैं, उनके 600 करोड़ रुपए गटर की पानी में बह गए। वो यहाँ पैसा डंप करने आए थे, पैसा डंप करके चले गए। ये पैसा भी चिदम्बरम जी के हिस्से का घूस का पैसा है और इसकी लॉन्ड्रिंग एनडीटीवी ने की।
अंत में है $40 मिलियन एयरसेल मैक्सिस में टी आनंद कृष्णन ने एनडीटीवी को दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उन लोगों ने सन टीवी में 745 करोड़ रुपए लगाए। तो अगर आप एनडीटीवी का नाम सन टीवी के जगह पे लिख दें, दयानिधि मरान की जगह चिदम्बरम लिख दें, तो जो चालान सीबीआई ने फाइल किया है वही चालान आगे पीछे करके इसमें भी फाइल हो सकता है। अगस्त 2014 में सीबीआई ने इसमें केस रजिस्टर किया, पीई रजिस्टर की, वो पेंडिंग है। मेरे ख्याल से उसमें भी इंक्वायरी नहीं होने दी जा रही है, जिससे कि चिदम्बरम साहब को बचाया जा सके। उसमें चिदम्बरम साहब ने तो फ्रॉड किया था, एयरसेल मैक्सिस में सीधे सीधे फ्रॉड किया था। 3,500 करोड़ का प्रपोजल था एफआईपीवी का, उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का, और 600 करोड़ तक तो अप्रूवल देने का हक फाइनेंस मिनिस्टर को था। 600 करोड़ से आगे ये मैटर जाना था पूरे कैबिनेट के पास, खास करके कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे। तो चिदम्बरम साहब ने फाइल पे झूठ लिखवा करके ये कहानी बना दी कि 180 करोड़ का प्रपोजल है और चिदम्बरम साहब के हक में है कि वो इस पे अप्रूवल दे सकें। इस बात को छुपा लिया गया कि उसमें 3320 करोड़ का शेयर प्रीमियम था, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन का जो ओएम है उसमें टोटल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, शेयर या शेयर प्रीमियम इस तरह से करके नहीं। तो ये फ्रॉड किया चिदम्बरम ने, इसको रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है ये कह के कि चिदम्बरम साहब का क्या कसूर, नीचे वालों ने क्या लिखा नहीं लिखा। पहली चीज़ तो ये कि चिदम्बरम साहब कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि कोई कुछ भी लिख करके ले आया और उनसे दस्तखत करा लिया। बड़े काबिल हैं और अच्छी जिरह कर लेते हैं, अच्छी तहरीर बना लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट का 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुकर्रर किया हुआ है कि सरकार में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी मंत्री की होगी, अफसरों की नहीं होगी। अफसर मंत्री के लिए अकाउंटेबल हैं और प्रेसिडेंट और गवर्नर की नहीं होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर खुद काम नहीं करते, मंत्रियों से करवाते हैं। तो अगर कुछ गलत भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी चिदम्बरम साहब की है। अब उसमें क्रिमिनल इंटेंट था कि नहीं था वो ट्रायल का बात है, ट्रायल में कोर्ट देखेगी कि चिदम्बरम साहब इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे कि नहीं थे। ट्रायल इसमें बनता है। तो चिदम्बरम साहब जो कहानी फैला रहे हैं कि नीचे वालों ने कुछ लिख दिया, तो अब उसका क्या किया जाए। वहाँ से 200 करोड़ रुपए झटके, जेडी ग्रुप में 223 करोड़ रुपए उन्होंने लिए, जिसके लिए गुरुमूर्ति जी ने पिछले साल सितंबर में आर्टिकल भी लिखा न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, और चिदम्बरम जी ने शुरू में गिदड़ भपकी दी कि वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक हैं मनोज सुनथालिया जी, उन्होंने कह दिया कि आप जो करना चाहें करें, हम तो स्टोरी नहीं चेंज करेंगे, हम अपनी स्टोरी को स्टैंड बाई करते हैं। गुरुमूर्ति जी ने तो जवाब भी देना नहीं ठीक समझा। साल भर होने को आए, साल भर हो गए, बल्कि 17 सितंबर 2015 को आर्टिकल लिखा था गुरुमूर्ति जी ने, और चिदम्बरम जी ने तो कोई मानहानि किया नहीं। एक आपने जो बताया कि लगातार इंक्वायरी की बात हो रही है लेकिन इंक्वायरी को रोका जा रहा है जी, उसकी वजह क्या है? इंक्वायरी को रोका जा रहा है, क्यों रोका जाता है कोई इंक्वायरी? चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर है उसको डर लगेगा। तो अगर इंक्वायरी होने दी जाए, आज भी अगर इंक्वायरी होने दी जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि चिदम्बरम साहब इसमें फंसेंगे। चिदम्बरम साहब को बचाने के लिए चिदम्बरम साहब की क्रिमिनलिटी जो है बाहर नहीं आए, और एनडीटीवी को ही बचाने के लिए कुछ लोग जो हैं आज भी इंक्वायरी नहीं होने दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एनडीटीवी झूठ बोलता रहा, कोर्टों में झूठ बोलता रहा, सब जगह झूठ बोलता रहा कि जी ने पैसे दिए, जी ने पैसे दिए। मनी ट्रेल जब ट्रेस किया गया तो पैसा बरमूडा के एक ब्लैक मनी अकाउंट से आया हुआ पाया गया। बरमूडा से पैसा गया नीदरलैंड, नीदरलैंड से फिर वापस आया बरमूडा, और बरमूडा से आ गया एनडीटीवी के अकाउंट में। और इतना बड़ा फ्रॉड है उसमें
कि जिस दिन पैसा आया उसी दिन एनडीटीवी ने उसी पूरे पैसे को डिविडेंड डिक्लेयर करके पैसा अप्रोप्रिएट कर लिया, हड़प लिया। जबकि एनडीटीवी की कंपनी के पास 69% शेयर थे, जिस कंपनी ने ये पैसा लगाया था उसके पास 31% शेयर थे, तो उन्होंने उस 31% वाले को डिविडेंड नहीं दिया। प्राइस वाटर हाउस कूपर या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी ये बता दे या कोई भी वकील ये बता दे कि किस कानून में एक शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया गया, दूसरे को नहीं दिया गया। ये सिंपल क्रिमिनल फ्रॉड था। चूंकि ये पैसा प्रणव रॉय को दिया गया था गुजरात की सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, इसलिए प्रणव रॉय ने उस पैसे को हड़प लिया। और चूंकि जिसने पैसा दिया था उसको तो पैसा देने के लिए कहा गया था, तो उसको डिविडेंड चाहिए नहीं था, उसने डिविडेंड मांगा नहीं, इन्होंने दिया नहीं। तो इंडियन कंपनीज एक्ट में अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो पहली बात तो लॉस के अगेंस्ट डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है, उस कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं था। चलिए बहुत हाइपर टेक्निकल और लीगल ग्राउंड है, लेकिन जब आप डिविडेंड देंगे तो हर शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, कुछ चहेतों को दे करके बात खत्म नहीं करेंगे। एनडीटीवी की जो असेसिंग अफसर हैं उस समय मिस सुमना सिंह, और जिनके जो पति हैं वो एनडीटीवी में नौकरी भी कर रहे थे, और ये बात सुमना सिंह ने सरकार से छुपा भी रखी थी, तो इनको घूस दे करके, दूसरी अफसर थी अशीमा ने, उनको घूस दे करके और इनके जरिए और कई लोगों को घूस दे करके या इलीगल ग्रेटिफिकेशन दे करके एनडीटीवी ने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। जिन अफसरों ने इसका विरोध किया या नहीं होने दिया, उन्हें झूठे मामलों में फंसा करके परेशान करने की कोशिश की गई, जिसमें एक मैं भी हूँ। और आज भी कोशिश की जा रही है कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। अच्छा, एक बात मैं जानना चाह रहा था, एनडीटीवी की देश में एक प्रतिष्ठा रही है और एक इसका प्रामाणिकता भी है। आप जो बात बता रहे हैं उसके आधार पर ही एनडीटीवी का जो कामकाज है वो कटघरे में आता है, उसकी पत्रकारिता पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या इस मामले को आपने आगे बढ़ाया कि इस पर? नहीं, देखिए, मैं पत्रकारिता के इसमें तो मैं ना मेरे पास कोई अधिकार है, ना मुझे कोई ऐसा तजुर्बा है कि मैं पत्रकारिता के बारे में जाऊं। उसके लिए तो जो लोग हैं उस काबिल वो करें। मैंने तो सिर्फ एनडीटीवी की मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्सेशन के डोमेन को देखा है। पत्रकारिता में वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, शायद मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कुछ कहना उसके ऊपर। लेकिन मैं इसमें जो एक चीज़ जो मेरा है वो ये है कि जो पत्रकार हैं, और उसमें कोई गलत भी नहीं है, वो दूसरे की छोटी सी गलती के बारे में बोलेंगे। सड़क पे अगर पुलिस का सिपाही कोई बेवकूफ़ी कर दे, किसी से 100 रुपये ले ले, तो उसको न्यूज़ बना करके कई दिनों तक दिखाया जाएगा, अच्छी बात है। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके बारे में बताया जाना चाहिए। लेकिन अगर एनडीटीवी $427 मिलियन का घपला कर ले, मनी लॉन्ड्रिंग कर ले, टैक्स एविजन कर ले, सरकार के अफसरों को घूस दे दे, तो उसको वो न्यूज़ नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे मेरी जानकारी बढ़ा दीजिए कि न्यूज़ क्या होता है। पत्रकारिता समाज के दूसरे हिस्सों के भ्रष्टाचार को उजागर करना अगर है, तो पत्रकारों के बीच में अगर कुछ पत्रकार भ्रष्ट हैं और कुछ पत्रकारिता की जो कंपनियां हैं वो भ्रष्ट हैं, तो उसको क्यों नहीं उजागर किया जाएगा? वो किस कानून में, किस मोरल डॉक्ट्रिन में, किस मोरल एथिकल थियोरी में उसको दबा दिया जाएगा? सवाल ये है कि एनडीटीवी के करप्शन पे जो मेन लाइन के जो मीडिया हैं वो क्यों नहीं बात करना चाहते, क्यों छुपाते हैं? अभिसार शर्मा अपने बारे में खुद आर्टिकल लिख लेते हैं और अपनी पीठ खुद थपथपा लेते हैं। ये कौन सी मोरालिटी है? ये क्या पत्रकारिता की या मीडिया की मोरालिटी है कि सारी दुनिया की चोरी के बारे में तो आप बात करेंगे, आपकी अपनी चोरी की बात आएगी तो या तो गालियां देना शुरू करेंगे या खुद को आप सर्टिफिकेट दे लेंगे कि आप बड़े फियर्सली न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। और उसको न्यूज़ चैनल या पोर्टल जो हैं चलाएंगे भी बिना उनसे पूछे या बिना बताए
कि आप अपनी अपनी रिपोर्टिंग खुद कर रहे हैं और अपने को सर्टिफिकेट देने के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को गलत साबित करने के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो पुरानी कहावत है कि कोई भी खुद का जज नहीं होता, नो वन कैन जज हिमसेल्फ। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो खुद को जज कर रहे हैं, अपने मुकदमे का फैसला खुद कर रहे हैं और ख़ुद को पाक साबित किए ले रहे हैं। तो इशू मेरा वो है कि जो लार्जर इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी है मीडिया का, उसके क्या मायने हैं। ऐसा कैसे है कि समाज के हर हिस्से में तो भ्रष्टाचार है, मीडिया बताती है उसके बारे में, लेकिन मीडिया में भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि मीडिया के भ्रष्टाचार के बारे में कभी कोई बताता ही नहीं है, बात ही नहीं होती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो मीडिया में चला गया उस दिन से उसके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का कीचड़ उसके ऊपर आएगा ही नहीं, वो भ्रष्ट होगा ही नहीं? तो अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। जो मीडिया के लोग हैं जो कभी भ्रष्ट हो ही नहीं सकते, उनके रहन सहन खान पान को देख लिया जाए, बाकी हिस्सों में भी वही कर दिया जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। अभिसार शर्मा ने लिखा है कि अभिसार शर्मा और उनकी पत्नी को आप बदनाम कर रहे हैं और अपने तरीके से पूरी मिनिस्ट्री को चला रहे हैं। पहली चीज़ तो मैंने जो कहा है वो गलत कहा है क्या? अगर मैंने गलत कहा है तो बता दें। अपनी पीठ थपथपाने के बजाय जहाँ गलत सही का फैसला होता है वहाँ चले चलें, मैं तैयार हूँ। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करने से तो कोई बात नहीं होती है ना। मैं अपने को खुद ही सर्टिफिकेट दे दूं कि मैं सही हूँ, बाकी लोग गलत हैं। अभिसार शर्मा खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उसका मैं क्या करूं? रह गई बात उनकी पत्नी और उनको बदनाम करने की, मैं उनके सिर्फ करतूतें बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब अगर किसी के घर में कचरा है और मैं बता रहा हूँ कि इस घर में कचरा है और कचरे की बदबू आने लगी है, तो मैं क्या करूँ? अभिसार शर्मा बता दें कि उनमें ऐसी क्या काबिलियत थी कि एनडीटीवी उनको हर साल बाल बच्चों के साथ विदेश तफरीह के लिए भेज रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी श्रीमती ने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा है, और साथ में एक दूसरी महिला अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा है, अशीमा नेब जी ने, कि एनुअल ईयरली वेकेशन अब्रॉड विथ फैमिली वॉज पार्ट ऑफ द सैलरी पैकेज ऑफ अभिसार शर्मा फ्रॉम एनडीटीवी। तो आप लोग भी जरा अपने अगल बगल नज़र घुमा के देख लें कि किस पत्रकार को, अभिसार शर्मा जी के स्तर के पत्रकार को, उसका एम्प्लॉयर बाल बच्चों के साथ हर साल सारे खर्चे दे करके विदेश भेजता है सैर सपाटे के लिए। और अगर अभिसार शर्मा में ऐसी काबिलियत है तो एनडीटीवी के पहले और एनडीटीवी के बाद किसी ने क्यों नहीं भेजा उनको? और एनडीटीवी में अभिसार शर्मा के अलावा और किसको भेजा गया, नाम बता दें जरा। ये बात उनकी पत्नी ने कहा हाईकोर्ट में, और दूसरी अधिकारी ने, अशीमा नेम ने भी कहा कि और लोगों को भी दिए गए। मैं नाम का इंतज़ार कर रहा हूँ 2011 से, 5 साल हो गए। एक नाम एनडीटीवी बता दे। एनडीटीवी से ये सवालात पूछा गया था, उन्होंने मना कर दिया कि न, हमने किसी भी एम्प्लॉय को आज तक ये परक्विजिट नहीं दी, ये सुविधा नहीं दी, और अभिसार शर्मा को भी नहीं दिया। तो या तो अभिसार शर्मा झूठ बोल रहे हैं, एनडीटीवी झूठ बोल रहा है, दो में से एक झूठ बोल रहा है। और कितने पत्रकार हैं आप लोग पता कर लीजिए, अभिसार शर्मा जी के अलावा और कितने पत्रकार हैं जिनको आप विदेश तो छोड़िए, उनके कंपनी ने गुड़गांव भी भेजा हो सैर सपाटे के लिए। तो फिर धोखा दे रहे हैं दोनों। तो बदनामी की तो बात ये हो गई। दूसरा आपने क्या पूछा था कि आप अपनी तरह से पूरा। अच्छा, मैं पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी तरह से चला रहा हूँ। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपके मुंह में घी शक्कर, मौका लगे तो बड़ी खुश होऊंगा। अभी तो कुछ कोई पूछता नहीं, नोएडा में बैठा हूँ, आगे क्या बोलूँ। मैं उनकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस बात पे ज़्यादा जिरह करें। ख्वाहिश मेरी वित्त विभाग को क्यों, ख्वाहिश तो मेरी दुनिया चलाने की है। अगर अपनी ख्वाहिश से चले तो मैं खुदा बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि बोलूँगा भी तो मेरी इतनी पिटाई होगी कि फिर अगले कई पुश्तों तक मतलब हिम्मत नहीं होगी बोलने की। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा। जब मुझे भगाया जा रहा था, दौड़ाया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, उस समय अभिसार शर्मा और इनकी पत्नी की जो वो
हर धंधे में शामिल हैं असीमा ने, इन लोगों ने बड़े मज़े लिए थे। जिस विभाग को कहा जा रहा है कि मैं अपनी मर्जी से चला रहा हूँ, उस विभाग ने मेरे साथ क्या क्या किया 2004 से 2014 में थोड़ी सी बता देता हूँ। मुझे 3 बार सस्पेंड किया गया, 6 बार मुझे चार्जशीट दिया गया, 3 बार मुझे आर्टिकल 311(2) में डिसमिस करने की कोशिश की गई चिदम्बरम साहब के द्वारा, 2 बार 56J में निकालने की कोशिश की गई। 311(2) का मतलब होता है कि 3 महीने की तनख्वाह दे करके कल से आने के लिए मना कर दिया जाए, और उसमें कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। महामहिम प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन एब्सोल्यूट है, कर नहीं पाए, बात दूसरी है। 56J में कहा जाता है कि जो 50 साल के अधिकारी हैं, जो 50 साल के ऊपर के अधिकारी हैं, अगर उनका कामकाज ठीक नहीं है तो उनको पेंशन देकर घर भेज दिया जाता है। जब चिदम्बरम साहब ने मुझे 56J में निकालने की कोशिश की, मैं 50 साल का भी नहीं था। खैर 3 बार मुझे सस्पेंड किया गया, मैं कोर्ट से जीता, कोर्ट ने कहा मेरा सस्पेंशन गलत है, और जब चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं थे, निकल गए, तो दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो आज भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट भी किया। और भी मेरे ऊपर मुकदमे कराए गए, मुझे 2.5 साल तक बिना तनख्वाह के रखा गया, मुझे हाई कोर्ट से झूठी रिपोर्ट लगा के हाई कोर्ट में पागल डिक्लेयर कराया गया। रात में मुझे घर से बाहर निकालने की साजिश की गई, मुझे जो मेरी रैंक के इंटाइटलमेंट्स हैं वो नहीं दिए गए, मैं सालों तक अपनी गाड़ी खुद चलाता रहा, जबकि मुझसे जूनियर अफसरों को सरकार के खर्चे पे गाड़ियां दी गई।